हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में डेली आपके लिए हिंदी की एक कक्षा लेकर जरूर आती हूँ। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2। इसका 4th अध्याय है उत्साह अट नहीं रही। अब इसको पहले डिटेल में मैंने फटाफट समझा तो दिया, लेकिन पहले समझा देती हूँ आराम से। देखिए, ध्यान दीजिए। क्लास 10th में आपके दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। इन दोनों में बुक्स भी अलग अलग चलती हैं। कोर्स ए में हमारी बुक चलती है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, जबकि कोर्स बी में हमारी चलती है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। तो अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं कोर्स ए, तो कोर्स ए में हमारी जो मेन पुस्तक है क्षितिज भाग 2, वो 2 खंडों में आपके विभक्त है, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। तो स्टार्टिंग हमारी होती है काव्य खंड से। काव्य खंड में अभी तक मैं आपको 3 अध्याय पढ़ा चुकी हूं, जिसमें पहला है सूरदास का पद, दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और तीसरा हमारा आत्मकथ्य जयशंकर जी प्रसाद जी का। अब आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो है चौथा अध्याय उत्साह अट नहीं रही। यहां पर 2 कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अब निराला जी के बारे में हम जरा थोड़ा सा जान ले। निराला जी का सबसे फेवरेट टॉपिक जो है वो है बादल। याद रखिएगा, प्रकृति से वो संबंधित बहुत सारी करते हैं कविताएं, लेकिन बादल उनका सबसे फेवरेट जो है वो सब्जेक्ट है, जिस पे उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। तो उसमें से एक कविता आपकी रहेगी उत्साह। ठीक है, तो उत्साह कविता में हम पूरी तरीके से देखने वाले हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बादल के स्वरूपों को बताया है, यहाँ लोग कितना जो है उन बादलों को चाहते हैं, ये सब बताया है। फिर दूसरी कविता आएगी हमारी प्रकृति से ही संबंधित अट नहीं रही है। अट नहीं रही में आपके जो वसंत ऋतु होता है उसमें फागुन मास आता है। फागुन मास में प्रकृति चारों तरफ खूब सुंदर हो जाती है। मतलब इतना ज्यादा क्या कहते हैं ना, बसंत ऋतु आते ही आपको जो पतझड़ के बाद मौसम आता है तो नई कोपलें होती हैं, फूल होते हैं, तो उसकी जो सुंदरता पृथ्वी पर होती है वो चारों तरफ होती है। तो उसकी सुंदरता पर उन्होंने ये कविता लिखी है। 2 कविताएं हैं इस पार्ट में और दोनों ही हम आज पढ़ने वाले हैं। इसका फटाफट आज हम 1 शॉट करेंगे, आपको ये पूरा चैप्टर एक बार में क्लियर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास उत्साह कविता है। देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादलों को क्रांति का स्वरूप बताया गया है। यहाँ पर देखिए, सामने जो कविता लिखी है वो बादलों का आह्वान, इसे एक आवाहन गीत कहते हैं कि बादलों को बुलाया जा रहा। आह्वान मतलब बुलाना है। बादलों को बुलाया जा रहा है और प्रकृति में बदलाव करने की उनसे गुजारिश की जा रही है। उसी तरीके से जब धरती पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है, तो भी बदलाव की जरूरत होती है। क्रांति का बेसिकली मतलब होता है कि बदलाव लाना। तो यहाँ जो कविता है ये कही तो बादलों के लिए लिए जा रही है, कहा जा रहा है, लेकिन संसार में हो रहे अनाचारों और अत्याचारों से भी छुटकारा पाने के लिए आह्वान किया जा रहा है। अब किस तरीके से लाइन बाय समझाऊंगी, देखते जाइएगा। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, यानी कि बादल जो है तुम खूब गरजो। अभी बरसने के लिए नहीं बोला गया। देखिए, स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन, यानी कि इस पूरे गगन में जो है तुम घिर जाओ, और घोर अर्थात इसको पूरा काला कर दो। जब काले बादल आते तभी तो बारिश होती है ना। तो बोला जा रहा है ओ धराधर ओ, धराधर मतलब बादल। बादल तुम खूब गरजो और इस पूरे आसमान में घिर जाओ, उसे काला कर दो, ओ धराधर अर्थात बादलों। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। अब यहां पर क्या है, अब बादल देखिए, जब कभी बारिश के समय आप देखिए जब बहुत सारे काले बादल आते हैं तो कैसे वो कर्ल टाइप के होते हैं, कभी ऐसे इधर को कर्ल होते हैं, उधर कर्ल होते हैं। तो उसको जो सिमिलर किया गया है, किसके साथ सिमिलर किया गया है,
छोटे बच्चे के घुंघराले बालों से। अब छोटा बच्चा जिसका मुंडन नहीं हुआ होता है और पैदा हुआ तो मतलब 2-3-4 महीने का जो बच्चा होता है उसके बाल देखो ना कितने घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं ना, वही चीज उन्होंने बोला है कि तुम बादलों आसमान में ऐसे छा जाते हो जैसे ऐसा लगता है ललित ललित अर्थात नए नए काले घुंघराले, काले काले घुंघराले बाल कल्पना, छोटे से बच्चों की के बालों के समान और कल्पनाओं को लिए हुए तुम जो हो पूरे आसमान में छाया जाते हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। अब विद्युत छवि क्या होता है? विद्युत मतलब होता है कि एकदम चौंधते हुए जो विचार होते हैं। अब जो क्रांति लाने वाले होते हैं ना, उनके विचार बहुत उग्र होते हैं। वो नॉर्मली आपको नहीं सोचेंगे कि नहीं हम आराम से ये काम करें। जब आपको क्या कहते हैं बदलाव करना होता है तो हृदय में भी क्या है, हमें बहुत उग्र विचार रखने पड़ते हैं। तो वो कैसे होते हैं? विद्युत जैसे, अर्थात बादलों में जो बिजली होती है। अब बादलों के हृदय, उर में क्या बोला गया? बादलों के हृदय में बिजली है, विद्युत है। अब लोगों के मन में जब जो लोग क्रांति लेकर आते हैं उनके मन में भी उस विद्युत जैसी ही क्रांति के विचार होते हैं। कवि नव जीवन वाले, जिस तरीके से कवि के मन में कोई नई कविता पलती है, उसी तरीके से तुम्हारे हृदय में भी बिजली उसी प्रकार कौंधती है कि तुम कुछ नया संरचना करने वाले हो। अब कैसे होगा? अब बिजली जब चमकती है तो कहीं ना कहीं गिरती है। देखा होगा आप लोगों ने, कभी नहीं देखा तो सुना होगा कि बिजली गिरती है। जो बिजली गिरती है उस जगह वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उस जगह जो डिस्ट्रॉय करी है तो ऐसा मतलब नहीं कि हमेशा के लिए हो गया, वो कुछ क्षणिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वहां पर नवजीवन पलेगा, नई नई घास उगेगी, नया नया सब कुछ उगेगा। तो वही चीज उन्होंने बताया कि तुम जो हो अपने हृदय में बिजली को पालते हो। जिस प्रकार कवि के मन में नए विचार पलते हैं नई कविता के लिए, उसी तरीके से तुम्हारी ये बिजली भी नवजीवन देने वाली होती है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो क्या कह रहे हैं? तुम्हारे हृदय में जो वज्र छिपा है, अर्थात उस बिजली को गिरा दो और नूतन कविता बन जाएगी। जिस प्रकार से बिजली गिरेगी उस जगह सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ समय बाद वहां पर नई संरचनाएं होंगी। उसी तरीके से, जिस तरीके से कवि के हृदय से नई कविता का जन्म होता है। फिर भर दो, नई कविता को बोला ना, फिर भर दो बादल गरजो। तो समझ में आया ना? अभी पहले अध्याय जो पहला पैरा है उसमें उन्होंने सिर्फ बादल को गरजने के लिए बोला है, बरसने के लिए नहीं बोला है। ये आपको बहुत मेन ध्यान देना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए। उत्साह कविता में कवि कहता है कि हे बादल तुम गरजना करते हुए आओ, तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। अरे बादल तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं को पतवारों और पालों के समान लगते हो। तुम किस तरीके से लगते हो? जैसे बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं उस तरीके से तुम लगते हो। जैसे बच्चों की कल्पनाएं हर जगह रंग भरती हैं उस तरीके से लगते हो। हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि। तो बादल को क्या? कवि का रूप दिया। तुम्हारे हृदय में बिजली की क्रांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी है। बादलों के उसमें हृदय में होती है ना, बिजली होती है, कठोर गर्जना होती है, वो छिपी हुई है। तुम्हारे हृदय में बिजली की क्रांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। कवि बादल को गरजने का आह्वान कर रहे हैं। यानी कि देखिए, जब बादल आते हैं, अब मान लीजिए समर्स होता है, इतना गर्मी होती है, इतनी गर्मी के बाद जब बादल आते हैं तो लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब वो एक्साइटमेंट बादलों को, काले काले जो बादल में आसमान में छा जाते हैं उसको देखकर होता है। फिर जो बिजली की गर्जना, क्योंकि बादल घर 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 करके गरजते भी है ना, तो वो भी लोगों के मन में उत्साह को भरते हैं। आगे देखिए। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो।
तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, बिकल बिकल उन्मत्त थे विश्व के निदाद के सकल जन। तो अब यहां क्या कह रहे हैं, इस धरती पर निवास करने वाले सभी जन अर्थात सभी प्राणी जो हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। किससे परेशान थे? गर्मी से, क्योंकि ये जमीन जो है वो तप रही थी, थे ना दिया या तप्त धरा जल से फिर भर दो। तो गर्मी, भाई जब वर्षा ऋतु आती है, जब बादल आते हैं तो उससे पहले ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है। अब इसको आप ऐसे देखिए, मई जून और जुलाई का महीना जो होता है, जुलाई के मिड तक बारिश शुरू हो जाती है। अब आप लोग जिस भी स्टेट में हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा कैसे कैसे होता है। तो उसमें क्या होता है, मई जून और जुलाई स्टार्टिंग बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी होती है। उस दौरान घर से बाहर निकलना, ये सारी चीजें हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती हैं। हम लोग मतलब ये लगता है कि नहीं भाई दोपहर के बाद ही निकलो या अच्छा, या अर्ली मॉर्निंग निकलो वो ज्यादा अच्छा है, मतलब पूरा दिन के टाइम में मत निकलो घर के बाहर। तो उससे सभी लोग परेशान हो चुके होते हैं। तो बस यही कामना करते हैं भैया बादल आ जाए और बारिश हो जाए ताकि इस वातावरण में थोड़ा ठंडक हो, यही चीज है। तो वही चीज उन्होंने बोला, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त, यानी कि सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे इस गर्मी से। विश्व के निदाद के सकल जन, इस विश्व के सभी जितने लोग थे वो सभी आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, किसी अज्ञात दिशा से। भाई दिशा इसलिए नहीं बताई जा रही क्योंकि किसी भी दिशा से बादल आ जाते, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा से आ जाते, उनका कोई पर्टिकुलर वे थोड़ी ना कि इसी वे से आएंगे। तो किसी भी अज्ञात दिशा से जो बादल हैं वो आ जाते हैं। तप्त धरा जल से भर दो, यानी कि ये जो जलती हुई तपती हुई जो धरती है, ये धरती जो इतनी तप्त हो रही है, जल रही है, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, इसे फिर जल से भर दो, अर्थात इसे जो है सुंदर बना दो, मतलब शीतल शीतल कर दो, अर्थात ठंडा कर दो। शीतल कर दो बादल गरजो, यानी कि बादल गरज कर तुम जो हो इस धरा को ठंडा और जो शीतल कर दो, जो इतना सभी लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो अब इसके आगे देखिए इसकी व्याख्या। उत्साह कविता में कवि कहता है कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे थे, यानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। संसार के संपूर्ण मानव समुदायों में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। अब इसको इन्होंने ऐसा बताया, देखिए इसमें दो चीजें छिपी हैं। पहली चीज तो वातावरण में जो गर्मी है उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए बादल आएंगे और धरती को ठंडा करेंगे। अब दूसरा इसके पीछे जो चीजें छिपी हुई हैं, क्योंकि बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है यहाँ पर, तो क्या बोल रहे हैं, ये पूरी धरती जो है अत्याचार और अनाचारों से भरी हुई थी। सभी लोग त्राही माम कर रहे थे, त्राही त्राही पुकार रहे थे, बदलाव चाह रहे थे। तो कहीं से जो है क्रांति के प्रतीक कुछ लोग आए, जो लोग आएंगे और इस पूरी धरती पर बदलाव लेकर आएंगे तो लोगों को इससे शांति पड़ेगी, ये चीज बताया गया है। ठीक है, तो जो चीज वो बोल रहे हैं कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकृति का लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये उन्होंने वातावरण में बदलाव के लिए भी लिखा है। देखिए इसका दो कारण होते हैं। कवि लोग कभी भी डायरेक्टली इसे नहीं लिखते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर डायरेक्टली लिख दिया जाए तो पब्लिक या सरकार इस पर रिएक्ट बहुत जल्दी कर सकती है। अब इसको आप थोड़ा सा पीछे जाओ, आजादी के समय जो है ना, जब ये कविताएं लिखी जाती थी, कविताएं या लेख लिखे जाते थे, तो अंग्रेज सरकार बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी और इन कवियों को जेलों में डलवा देती थी, इनकी प्रतिलिपियों को जला दिया जाता था, इनकी जितनी रचनाएं थी उनको सब जला दिया जाता था। तब ये लोग क्या होता था, द्व्यर्थी लिखते थे। जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में एक कहानी पढ़ी थी, दो बैलों की कथा, तो वो जो दो बैलों की कथा पढ़ी थी बेसिकली जो है वो क्रांतिकारियों पर लिखी गई कहानी थी, जहां पर क्रांतिकारियों का प्रतीक था हीरा और मोती, दो बैल थे। तो किस तरीके से वो आजादी की लड़ाई लड़ते हैं और वापस जो है अपने मालिक के पास आ जाते हैं, गया के पास में। तो ये चीज पूरी जो कहानी बताई गई थी प्रेमचंद जी ने जो है ये लिखी थी। प्रेमचंद जी भी हिडन होकर लिखते थे। कैसे? अब जैसे इन्होंने यहाँ पर द्व्यर्थी कहानी लिखी, वो अपना नाम भी छिपाते थे। एक्चुअल में उनका नाम जो था वो नवाब राय था। ठीक है, तो जो लिखते थे वो नवाब राय के नाम से लिखते थे, और हिंदी में जब कविताएं लिखते थे तो वो प्रेमचंद के नाम से लिखते थे।
ये चीज थी। तो उसी तरीके से ये कविता भी ड्यू अर्थी सिर्फ इसलिए लिखी गई है ताकि किसी तरीके से सरकार को दिक्कत ना हो, जो बदलाव के आह्वान के लिए लिखी जा रही है। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। हे कभी इन असमाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ। यह धरती गर्मी से तप रही थी, तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि संसार में विचारों के मतभेदों से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जन करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। तो देखा ना उन्होंने कि क्रांतियां होती हैं ताकि यहाँ के लोग जो हैं उन बदलावों को चाहते हैं और बदलाव के बाद वो थोड़ा सुख उनको मिलता है। अब अगली कविता है हमारे पास में अट नहीं रही। ठीक है, पहली कविता हो गई, अब दूसरी कविता में हम आ जाते हैं। क्या है? अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब ये कैसे है मैं आपको बताती हूं। जब वसंत ऋतु आता है, वसंत ऋतु जो आती है उसी में फागुन मास आता है। अब याद रखिए, ऋतु अलग है, मास मतलब महीना। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है वसंत ऋतु में जो आती है वो फागुन मास में आती है। अब उस दौरान जो है प्रकृति में चारों तरफ बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं। क्या होता है, पतझड़ में जो पुरानी पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां, पीली पत्तियां सभी गिर चुकी होती है, तो पेड़ एक तरीके से पूरे खाली हो चुके होते हैं, ढूंढे हो चुके होते हैं, उनके पास पत्तियां नहीं होती। अब जब वसंत ऋतु आती है तो उनमें नए पत्ते भी खिलते हैं, नए फूल भी आते हैं, जिसकी वजह से पूरे वातावरण में खुशबू बहुत अच्छी होती है। तितलियां, भौरे ये सभी गुनगुन कर रहे होते हैं, चिड़िया, पक्षी भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो इस वजह से धरती की जो सुंदरता है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, बाकी पशु पक्षी भी बहुत आनंद उठा रहे होते हैं। तो अब इसको उन्होंने कैसे अच्छे से व्यक्त किया, क्या है? अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अब अटने का मतलब क्या होता है, इसको हम आपको बहुत इजी वे से समझाते हैं। हाँ, जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग में जाते हो ना, तो ट्रैवलिंग में जाते हो, सूटकेस में बहुत सारा सामान भरते हो ना, अब वो आ नहीं रहा होता तो उसको जबरदस्ती प्रेस करके बंद करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो सामान उसके अंदर अट नहीं रहा है, समा नहीं रहा है। तो वही चीज उन्होंने बोला, अट नहीं रही है आभा फागुन की, यानी कि फागुन मास की सुंदरता जो है ये इतनी ज्यादा है कि ये वातावरण में समा नहीं पा रही है। तन सट नहीं रही है, अर्थात फागुन का जो तन है उसमें भी ये पूरी जो आभा है वो सट नहीं पा रही है, इतनी ज्यादा सुंदरता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो मतलब फूल जो है वो हर जगह जो है खिले हुए हैं, कहीं कहीं भी, जहां पे भी, अंदर भी, बाहर भी, घर में भी जो पौधे लगे होते हैं उनमें भी, सब जगह जो है खूब सारे फूल खिले होते हैं। घर घर भर देते हो, हर घर में ये फूल खिले होते हैं। कहीं सांस लेते हो यानी कि हर जगह खिल जाते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब इन फूलों पर जो है तितलियां, भौरे जो हैं वो हर जगह जो है आ जाते हैं, फूलों पर भी और पत्तों पे भी, यानी कि इन फूलों पत्तों पर तुम पर करके हर जगह आकर बैठ जाते हो, यानी कि तितलियां और भौरे। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, इतनी ज्यादा सुंदरता है कि मैं आंख हटाना चाहूं कि कुछ और देख लूं तो वो उनसे मेरी आंख हटाने का मन नहीं कर रहा, इतनी सुंदरता मुझे चारों तरफ दिखाई दे रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, जब पत्ते नए नए खिलते हैं तो आपने बहुत सारे पेड़ों में देखा होगा कि वो पत्ते लाल होते हैं, फिर बड़े होकर हरे हो जाते हैं, कुछ पत्ते जन्म से ही हरे होते हैं। तो वही चीज बोला कि जो नए नए पत्ते खिल रहे हैं डालियों पर, तो वो कहीं पर लाल हैं और कहीं पर हरे हैं।
कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। तो चारों तरफ जो है इतनी सुंदरता फैली है, तो फूल खिले हैं, तो इनकी जो खुशबू है, तो क्या बोल रहे हैं, मंद गंध, धीमी धीमी जी गंध, हल्की हल्की सी जो सुगंध है फूलों की, पुष्पमाल, जैसे लग रहा है वो हल्की हल्की, तो इतनी सुंदरता है कि प्रकृति ने जो है पुष्पों का माला धारण कर रखी है, जिसकी बहुत ही खुशबू आ रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट पाट मतलब हर घर के दरवाजे पर इतनी सुंदरता है कि वो समा नहीं रही है। चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि वो समा नहीं पा रही, इस पूरी प्रकृति में है। इसकी व्याख्या देखिए, अट नहीं रही कविता में कवि कहता है कि फागुन के महीने की कांति कहीं भी समा नहीं रही। कांति मतलब बदलाव। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा पा रही है। सर्वत्र सुंदर एवं हृदयग्राही नजारे हैं, मतलब इतना सुंदरता है चारों तरफ कि उसको अंदर तक हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा रहे, कि मतलब हम इधर देखते हैं तो इतनी अच्छी सुंदरता, इधर देखते हैं इतनी सुंदरता, इधर देखते हैं इतनी सुंदरता, कि मतलब हम चारों तरफ की सुंदरता को अपनी आंखों में बसाकर अंदर रखना चाह रहे हैं, मगर हम समा नहीं, मतलब वो हम रख ही नहीं पा रहे, क्योंकि हर तरफ बहुत सुंदरता है। अट नहीं रही कविता में कवि निराला फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, जहां कहीं भी सांसें ली जाती हैं वहीं से सुगंध आती है, क्योंकि चारों तरफ वातावरण में फूल खिले हुए हैं। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए, कि फागुन के महीने में फूल हो, सुगंध हो, सभी ने पर अपने ग्रहण कर लिए हैं। फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा गया है। सब भाई इतनी सुंदरता है, इतना आनंद है, तो सभी मस्त भी रहेंगे, तो सभी के अंदर वो मस्ती छाई हुई है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव कर रहे हैं, है ना। जब हम आनंद में होते हैं, खुशी में होते हैं, तो बहुत अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है, यदि मैं उससे अपनी आंखों को हटाना चाहता हूं तो भी इतना विवश हूं कि चाहते हुए भी मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूं, कि मतलब इतना चारों तरफ सुंदरता है कि और मैं चाहूं कि इससे अपनी आंखें हटा लूं तो मैं इनसे अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा हूं। तभी तो कहा ना, पाट पाट श्री शोभा पट नहीं रही है। तो पाट पाट मतलब दरवाजे दरवाजे, हर जगह इतना भी सुंदरता है कि वो हर जगह समा नहीं पा रही है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों ही कविताओं की व्याख्या आपको बताई है। ध्यान रखिएगा, चारों तरफ जो आपको जो उत्साह भी मैंने समझाई और जो उत्साह अट नहीं रही भी समझा रही हूं, बहुत ध्यान से देखना है। एक तो लाइन वाइज जो अर्थ समझाया है वो अलग है, ठीक है, और जो ये व्याख्याएं करी जाती हैं तो इसमें कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स भी लिए जाते हैं। देखिए, जब हमने आपको लाइन वाइज समझाया ना, तो हमने डायरेक्टली आपको समझा दिया कि क्या चीज है। अब वही जो व्याख्याएं जब हम लिख रहे हैं तो आप देखें ना, उसमें कितने अच्छे सुंदर शब्दों के साथ उनका वर्णन किया गया। तो जब कभी भी आपको व्याख्या करने का आए तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से लिखनी पड़ती हैं। अट नहीं रही कविता में कवि कहता है कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पेड़ की डालियां हरे और किसलई रंग की पत्तियों से आच्छादित हैं। किसलई मतलब लाल, जो पूरी तरीके से लाल भी नहीं होती, लाल से भी थोड़ा डल होती है। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध के महकते फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं, यानी कि हर पेड़ पर फूल उगे हुए हैं। पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लग जाते हैं। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा नहीं पा रही है, कि मतलब हर जगह फूल, हर जगह पत्तियां, हर जगह सुगंध, वातावरण, उसके ऊपर जो पक्षियां हैं, तितली हैं, भौरे हैं जो मंडरा रहे हैं, वो चारों तरफ इतना सुंदर वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो सुंदरता कहीं पर समा नहीं पा रही। तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ व्याख्याएं कितने अच्छे तरीके से करी जाती हैं, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर भावार्थ लिखा जाता है तो लाइन वाइज लाइन उसका अर्थ हम दे देते हैं।
लेकिन व्याख्या का मतलब क्या है, आपको सौंदर्यीकरण करना होता है। इसलिए मैं आपके लिए भावार्थ लेकर नहीं आती हूं, मैं आपके लिए व्याख्या लेकर आती हूं। कारण यही है कि आप सौंदर्यीकरण करना सीखें ताकि नए नए शब्द आप ग्रैब कर सकें और उन्हें इंप्लीमेंट कर सकें अपनी राइटिंग में। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, अगर न्यू वर्ड्स हैं तो उन्हें समझो और अपनी राइटिंग में, अपने बोलने में उनको इस्तेमाल करो। तो इससे आपकी भाषा बहुत हद तक बढ़ेगी। तो यहां पर ये पाठ हमारा खत्म हो गया। हमने अच्छे से आपको ये दोनों ही कविताओं की व्याख्याएं समझा दी, व्याख्या भी समझा करा दी और लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी ये चैप्टर तो हमने शुरू किया है, अभी इसके कई सारे पैटर्न बाकी है, जैसे कि आप पैटर्न से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का रहेगा, फिर एमसीक्यूज आएंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये इस चैप्टर के ये सभी पैटर्न लेकर आपके लिए डेली में आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।